गार्ड किया करें, और आप सपोर्ट की मैडम मायरा और मैम अमारा को भी तंग ना किया करें, ठीक है। अच्छा बच्चों, मैं अपनी स्क्रीन आपसे शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन विजिबल है आप सबको? ओके जी, आज हम देख लेते हैं हमने क्या पढ़ना है बेटा। हमने आज पढ़ना है फ्यूचर टेंस, हमने पढ़ना है फॉर्मल वेज इन स्पोकन इंग्लिश, और उसके बाद हमने पढ़ना है अपने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को, अमेजोन को और यूट्यूब को, और हमने क्या करनी है, प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस का अपना डायलॉग पढ़ना है। ओके, जितनी देर में मैं आपका डॉक्यूमेंट खोल के आपको उधर डायरेक्ट करके स्क्रीन आपसे शेयर कर रही हूँ, मीनवाइल मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अमेजोन क्या है। बच्चों, अमेजोन इज अ स्टोर, जिसे हम कहते हैं कि अमेजोन एक तरह का ई कॉमर्स स्टोर बना पहले, ठीक है। उसके बाद अमेजोन ने क्या किया, उसने हर चीज में अपनी सर्विसेज ऐड कर दी, ठीक है। दो सर्विसेज यू कैन से एवरीथिंग, हर चीज की सर्विस है अमेजोन के पास। अमेजोन आपको इवन बुक्स पब्लिशिंग करने की भी ऑप्शन देता है। अमेजोन पे मेरा वर्किंग है, बहुत ज्यादा वर्किंग मैंने की हुई है बुक पब्लिशिंग के मामले में। अच्छा, अब जो हम बुक पब्लिश करते हैं तो दो तरह की चीजें आ जाती हैं। एक वो किताब है जो हमने पीडीएफ की फॉर्म में पब्लिश की, एक वो किताब है जो हमने पब्लिश की हार्ड फॉर्म में, ठीक है। अब लेकिन किताबों को पब्लिश करने की एक और फॉर्म भी है, जिसे हम कहते हैं ऑडियो बुक। अब देखो, दे आर फ्यू पीपल जो कि इंग्लिश पढ़ नहीं सकते, बट दे आर इंटरेस्टेड इन बुक्स, सो वो क्या करते हैं, वो उन किताबों को सुनने में ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। Amazon ऑडियो बुक्स क्या है, आपकी एक किताब है, फॉर एग्जांपल आपकी एक किताब है 40 रूल्स ऑफ लव, ठीक है। अब 40 रूल्स ऑफ लव जो है मेरा बेटा, जब उसे आपने बोल के रिकॉर्ड कर दिया एक फॉर्म में, जो कि जो लोग इंग्लिश नहीं पढ़ सकते वो उसे सुन लें, तो हम उसे क्या कहेंगे, वो ऑडियो बुक है, ठीक है। इतनी चीज समझ आ रही है? अच्छा, अब यूट्यूब पे क्या हमारे पास अवेलेबिलिटीज हैं, या यूट्यूब पे क्या चीजें हमारे लिए फिजिबल हैं। अच्छा, अब देखो यूट्यूब पे अगर आपकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी है तो आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब के ऊपर अपना ब्लॉग बना सकते हो, ठीक है। जिसे हम व्लॉग कहते हैं। यू कैन टॉक अबाउट मेनी टॉपिक्स, यू कैन टॉक अबाउट लाइफ, एंड यू कैन टॉक अबाउट एनीथिंग। अच्छा, अब ऐसा है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, सर इमरान हमेशा ही आप लोगों से भी क्वेश्चन करते हैं कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हो तो आपके लिए इंग्लिश सीखना क्यों जरूरी है। अब हम वो ब्लॉग या ब्लॉग जो बनाएंगे वो हमने इंग्लिश में बनाने को प्रिफर क्यों करना है। एक बात जो मैंने आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर में कही थी, दैट इंग्लिश इज अ लैंग्वा फ्रैंका। लैंग्वा फ्रैंका क्या है, एक ऐसी जुबान है जिसे हर कोई समझता है। मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, वी सेड इंग्लिश इज अ लैंग्वा फ्रैंका, एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे सारी दुनिया के सारे मुमालिक के सारे लोग जानते हैं। सो जब हम देखो, अब हम किसी प्रोडक्ट को सेल करने लगते हैं तो हम देखते हैं उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है। ये चीजें समझने वाली हैं, स्क्रीन स्टिल इसलिए है कि ये चीजें आप समझ के इम्प्लीमेंट करेंगे। आपको यूट्यूब चैनल बनाने का कोर्स हमने दिया हुआ है, आप वो कोर्स लें, उनसे पढ़ें। बल्कि सर के लेक्चर जो थे वो फ्री थे, और एक लेक्चर मैंने लिया और वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव था। तो आप लोगों को चैनल बनाना मैं नहीं सिखा रही आपको, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ आपने चैनल बनाना है, क्योंकि हर चीज की बेटा देखो स्पेसिफिकेशन होती है, ठीक है। अब मैं स्पोकन की इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं आपको वो चीजें बताऊंगी जिनमें स्पोकन आपकी हेल्प करेगी। ऑब्वियसली आई एम नॉट अ सोशल मीडिया मार्केटर और आई एम नॉट अ यूट्यूबर, ठीक है। अब हमने जब इंग्लिश पे फोकस किया, इंग्लिश में हमने यूट्यूब चैनल क्यों बनाना है। अब देखो, अगर हम पाकिस्तान उर्दू की बात करें तो पाकिस्तान और इंडिया में उर्दू समझने वाले लोग हैं, या ईरान में होंगे मैक्सिमम, लेकिन बाकी कंट्रीज में
नहीं है। तो उससे क्या होता है कि हमारी ऑडियंस बहुत स्पेसिफाई हो जाती है। लेकिन अगर वही हम इंग्लिश में चैनल बनाएंगे तो क्या होगा कि हमारी ऑडियंस बहुत ज्यादा वास्ट हो जाएगी, वसी हो जाएगी। और उससे क्या फायदा होगा, हमारे चैनल पर विजिटर्स बढ़ेंगे। बात समझ आ रही है मेरी बच्चों? आपको समझ आ रहा है क्यों हम इंग्लिश में यूट्यूब चैनल बनाने को प्रेफर करते हैं? कि हमारी ऑडियंस बढ़ जाती है, हमें सुनने वाले लोग बढ़ जाते हैं। ओके, दैट्स रियली गुड अगर आपको समझ आ रही है। अब हमने इंग्लिश में देख लिया कि क्या क्या ऑप्शन है। हम ब्लॉग्स बना सकते हैं जिन्हें हम वीडियो के साथ वो होते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं कि दोज आर व्लॉग्स। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप सिंपल अपने लेक्चर दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं स्पोकन इंग्लिश पढ़ा रही हूं, तो देयर इज एन ऑप्शन फॉर मी कि मैं एक यूट्यूब चैनल बनाऊं जिसके ऊपर मैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड यानी इंग्लिश से रिलेटेड ब्लॉग्स डाल दूं, या व्लॉग्स बना के डाल दूं, या एक चैनल पे वीडियोस बना के डाल दूं। ठीक है, आप लेक्चर भी दे सकते हो। उसके बाद अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, मेरा सब्जेक्ट क्या है? मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स। अब अगर मैं चाहूं तो मैं क्या कर सकती हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज के जो इंग्लिश लिटरेचर है उसके भी सिंपल लेक्चर बना के दे सकती हूँ। अब आप लोग जब पढ़ते हो तो आप क्या करते हो कि देखते हो कि डिफरेंट लोगों ने आपकी जो सब्जेक्ट का टॉपिक है उसके ऊपर भी वीडियोस बना के डाली हुई हैं। आप वो भी बना के डाल सकते हैं। और इंग्लिश में क्यों बनानी है? ताकि आपके ऑडियंस इंक्रीज हो जाएं। ठीक है, अगर हमारे पास इसके बाद टाइम बचता है तो मैं आपको एग्जांपल्स भी दिखा देती हूँ। फिर हमने बात की अमेजोन की। जो अमेजोन पे आप फाइवर पे सर्विस दे रहे हो, आप अपवर्क पे दे रहे हो, आप पीपल पर आर पे सर्विसेज दे रहे हैं ना ई बुक रैकेट करने की। ई बुक्स जो होती हैं वो 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे तक भी लंबी हो सकती हैं। ठीक है, और कम से कम रेट आपको 200 पर ई बुक सॉरी ऑडियो बुक मिलता है। अब वही ऑडियो बुक्स जो हैं आप जंक में करके यूट्यूब पे भी डाल सकते हैं। एंड देर इज एन अदर नीश जिसमें बहुत कम लोग हैं, यूट्यूब पे बहुत कम कंपटीशन है। वो क्या है कि अगर आपकी फेमस बुक्स हैं जिस तरह रिच डैड पुअर डैड है, 40 रूल्स ऑफ लव है, लव एंड डिवाइन पोइम्स हैं, या कोई भी नॉवल ले लो, फास्टिंग फिस्टिंग ले लो। अब बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके पास टाइम नहीं है, तो वो क्या करते हैं, कुछ लोग करते हैं कि उस नॉवल की समरी बनाते हैं और उस समरी को वॉइस ओवर करके यूट्यूब पे डाल देते हैं। इसमें बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बुक पढ़नी पड़ेगी, लेकिन ये बहुत ज्यादा ग्रोइंग नीश है। अभी तक यूट्यूब पे इसके बहुत बहुत कम चैनल्स हैं। इंडियंस के अच्छे चैनल हैं, अगर आप उन्हें देखो तो स्टार्टिंग पे उन बच्चों की इंग्लिश बिल्कुल मीडियोकर लेवल की है, लेकिन बाद में वो इंग्लिश बहुत बेहतर लेवल तक चली जाती है। उससे सिर्फ आपको ये फायदा नहीं होगा कि आपकी इंग्लिश बेहतर होगी, उससे आपको ये फायदा होगा कि आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी, एंड दे आर सो मेनी थिंग्स। ठीक है, अब आप लोगों ने ये नहीं कहना कि स्पोकन इंग्लिश के बाद आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। अब हम अपने कैजुअल लेक्चर की तरफ चले जाते हैं। मैंने कहा कि आपको ग्रामर बोरिंग लगती है, तो उससे पहले हम क्या करें, थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव टाइप पे चले जाएं, अपनी फ्रीलांसिंग की तरफ चले जाएं। अब अमेजोन पे, अच्छा देयर इज अ क्वेश्चन कि अमेजोन पे आप खुद क्यों नहीं ऑडियो बुक सेल कर सकते? बेटा विदाउट ऑथर परमिशन आप कोई भी बुक ऑडियो फॉर्म में अपलोड नहीं कर सकते। आप उसका कोई भी हिस्सा वीडियो बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते। वो टिकटॉक पे जो कुछ लाइंस होती हैं, दोज आर जस्ट फ्यू लाइंस। लेकिन अगर वो राइटर चाहे तो वो आपको कोर्ट में स्यू कर सकता है कि भाई इन्होंने मेरी चीजें इस्तेमाल की हैं। जब हम बुक पब्लिश करते हैं, यहाँ ना एक बुक थोड़ी आज ही मैंने फाइनलाइज की है, मैं आपको दिखाती हूँ जस्ट फॉर योर नॉलेज। 1 मिनट।
ये देखें स्क्रीन नजर आ रही है, ये पब्लिशिंग की बुक है जो मेरे पब्लिशिंग की है और आज ही इसे हमने भेजा है पब्लिश होने के लिए। अब ये देखें उन्होंने लिखा है कि किताब के तमाम कॉपीराइट मुसन्निफीन और दी हाउस ऑफ राइटर्स के नाम पर महफूज हैं। किसी दूसरे इदारे, शख्स, पार्टी या टीवी की तरफ से किसी किताब के किसी के हिस्से का तर्जुमा, नकल या कॉपी पेस्ट करना ममनू है। किसी भी शिकायत की सूरत में इदारे को कानूनी कार्रवाई करने का हक हासिल है। ये क्या होते हैं? ये कॉपीराइट होते हैं कि आपकी किताब है, अगर कोई बंदा उस पर वीडियो बना रहा है, कोई बंदा उस पर ऑडियो बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आप उसे कोर्ट में स्यू कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द रीजन कि हम विदाउट ऑथर परमिशन वीडियो बना के नहीं डाल सकते। हाँ, आप उसके ऊपर रिव्यू बना सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप रिव्यू दे सकते हैं कि ये बुक कैसी है, वो आप बना सकते हो। अच्छा, अब कुछ किताबें ऐसी होती हैं जैसे शेक्सपियर का हैमलेट हो गया या फैज की शायरी हो गई, उसके ऊपर क्या है बच्चों के, उसके ऊपर कॉपीराइट नहीं है। दे आर जो ओल्ड इंग्लिश की बुक्स हैं उनके ऊपर कॉपीराइट्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो बहुत पुराने थे, उस दौर में कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट ही नहीं हुई थी। ठीक है, जिस तरह अब दीवाने गालिब है या कुलियात इकबाल है, तो वो ओपन है, कोई इदारा, कोई बंदा, कोई शख्स उन्हें ये नहीं कह सकता कि ये हमारे नाम से रजिस्टर्ड हैं। अगर आप लोगों ने में से कुछ लोगों ने मंटो ड्रामा देखा हो या मंटो मूवी देखी हो, तो उसमें मंटो अपनी बेगम को एक कागज पे लिख के देता है कि मैंने अपने सारे जो राइट्स हैं बुक्स के वो अपनी बेगम को दे दिए, और वो कहता है ये चीज फ्यूचर में तुम्हारे बहुत काम आएगी। तो उसका मतलब होता है कि वो अपनी अपनी किताब को सेलिंग करने का, सारा कुछ करने का हक जो है वो अपनी बेगम को दे चुका था। ठीक है, इसी तरह अब मेरी अगर कोई किताब है उसे मैं सेल कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो उसकी ऑडियो बुक बना लूँ। इसी तरह जो बंदा आपसे ऑडियो बुक की रिकॉर्डिंग कराता है, इट मीन्स कि उसके पास उस किताब के कॉपीराइट हैं, उसने वो कॉपीराइट खरीद लिए हैं कि वो उसे पब्लिश कर सकता है, उसके ऊपर मूवी बना सकता है, जो मर्जी कर सकता है। अगर आप में से कोई एक नॉलेजेबल बात मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप में से कोई बंदा बुक पब्लिश करा रहा है और आपका पब्लिशर कहता है कि पब्लिशिंग राइट जो होंगे वो पब्लिशर के होंगे, तो आप सिंपली उसे रिफ्यूज कर दें कि नहीं, मैं अपने राइट्स आपको नहीं बेचूंगी। इसका मतलब ये होता है कि आप बाद में उस किताब के ऊपर से, उस टेक्स्ट के ऊपर से अपना हक खो देते हैं कि वो फिर उस पब्लिशर का हो जाता है। ठीक है, यहां तक सारी बात की समझ आई है? गुड। ये सारी चीजें अब देखो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेट कर रही हैं, हमें पता है हमने गिग्स बनानी है, हमने गिग्स कैसे बनानी है। अब आप देखेंगे ऑडियो बुक रिकॉर्डिंग की भी गिग है, उसके अंदर आप ये सारी चीजें मेंशन करोगे। क्लास के बाद इंशाल्लाह हमारे पास थोड़ा सा जो टाइम बचेगा, एट द एंड अगर बचेगा तो उसमें हम ये चीज डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फ्यूचर टेंस। अच्छा जी, अब वो कहता है कि बच्चों पहले अगेन आपको एक चीज मैं रिपीट कर दूं, टेंसेस क्या होते हैं। टेंस बेटा एक फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो डिफरेंट सेंटेंसेस को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देती है, जिन्हें हम कहते हैं कि वो टेंसेस हैं। ठीक है, बेसिक चीज क्या है? वर्ब। अब वो उसने कहा जी फ्यूचर टेंसेस कॉमनली फॉर्म्ड बाय यूजिंग auxiliary verb will और shall followed by the base form of main verb। base form कौन सी है? first form है। for example, I'll travel, she shall write। मैं ट्रेवल करूंगा और वो लिखेगी। अब वो कहते हैं कि फ्यूचर टेंस में सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक्सिलरी वर्ब कौन सा है? दैट इज विल। अब वो रिगार्डलेस ऑफ सब्जेक्ट यूज होता है, रिगार्डलेस ऑफ सब्जेक्ट यूज होता है कि वो सब्जेक्ट की चीज है, वो इंसान है, वो जो भी है। ठीक है, अब वो कहते हैं शेल कब यूज होता है? शेल ओकेजनली यूज होता है और फॉर्मल मैनर्स में यूज होता है या लीगल कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। और किसके साथ यूज होता है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ या प्लूरल के साथ। जो हमारी फर्स्ट पर्सन नरेशन है उसमें शेल यूज होता है, लेकिन विल ऐसी जगह पे विल रिगार्डलेस टू द सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है।
जी हमाद, हम इन्हें हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं और हमने एक्सिलरीज इन इंग्लिश, अगर आपने अपनी आउटलाइन देखी हो तो वो आज हमारा टॉपिक है। हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरीज वर्ब हैं। उसका रीजन बेटा ये है कि हम एक स्पेसिफिक टर्म क्यों इस्तेमाल करते हैं कि अब एक चीज का एक नाम है, ठीक है, अब हम उसे अदर नाम से भी पुकारते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि जी मेरा नाम कुरतुलैन है, तो अब मेरे घर वाले मुझे एनी कहते हैं, ठीक है। तो वो जो मेरा नाम है वो एक्सिलरी वर्ब है, समझ लें कि वो मेरे लिए स्पेसिफाई है। और जो मेरा निकनेम है वो उस जिस तरह से हम किसी चीज को हेल्पिंग वर्ब कह रहे हैं, ठीक है। छोटी क्लासेस में हमें इसलिए वो टर्म्स नहीं पढ़ाई जाती कि वो हमें इंगल्फ करने के लिए मुश्किल होती हैं, और ऑब्वियसली इंग्लिश इज सेकेंड लैंग्वेज, नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज। सो उसे अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए आपको आसान उर्दू में ट्रांसलेट करके बताया जाता है या आपको आसान अल्फाज दिए जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आपको कहता है कि फ्यूचर टेंस जो है वो कुछ चीजों को एक्सप्लोर करता है, या कुछ चीजों पे हमें बताता है, या इन इन वेज में फ्यूचर टेंस की एप्लीकेशन हो सकती है। फ्यूचर एक्शंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज जो कि फ्यूचर में होगी, तो उसके बारे में बात करते हुए हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट विल हैपन इन अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। एक स्पेसिफिक टाइम पे फ्यूचर में जो होंगे। आई विल अटेंड द कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट वीक, दे विल फिनिश देयर प्रोजेक्ट बाय टुमारो। अब वो कहता है प्रिडिक्शन या स्पेकुलेशन के लिए भी फ्यूचर टेंस इस्तेमाल होता है। प्रिडिक्शन, फ्यूचर के बारे में कोई बात कर रहे हो या प्रिडिक्ट कर रहे हो या स्पेकुलेट कर रहे हो किसी सिचुएशन को, तो वहां क्या होगा, वहां भी फ्यूचर टेंस इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा इन द नेक्स्ट डेकेड टेक्नोलॉजी विल revolutionize the way we communicate. Oh, I think it will rain tomorrow. प्रिडिक्शन है कि भाई अगर इस तरह हम बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी उस बात करने के तरीकों को बदल देगी। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम लोग जब छोटे थे तो देयर वाज नो व्हाट्सएप, देयर वाज नथिंग, फिर सबसे पहले वाइबर आया, फिर उसके बाद किधर जाके व्हाट्सएप आया, ठीक है। तो इस तरह टेक्नोलॉजी ने ओरिजिनली चीजें बदल दी हैं। अब इंटेंशंस और प्लान्स के बारे में जब हम बात करेंगे तब भी फ्यूचर टेंस यूज होगा, कि अगर हम अपने फ्यूचर के प्लान्स के बारे में बात कर रहे हैं तो भी हम फ्यूचर टेंस में बात करेंगे। आई विल स्टडी मेडिसिन एंड बिकम अ डॉक्टर, आई विल स्टार्ट माय पीएचडी इन 2025, और शी विल स्टार्ट हर ओन बिजनेस नेक्स्ट ईयर। प्रोमिसेस और ऑफर्स, अगर हम किसी से कोई प्रॉमिस कर रहे हैं या हम किसी को कोई ऑफर दे रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे? ऑफर मतलब शेल आई राइट असाइनमेंट फॉर यू, और प्रॉमिस किसी से क्या करें? आई विल हेल्प यू विद योर असाइनमेंट, या आई विल हेल्प यू विद योर रूम क्लीनिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अच्छा, वो कहता है कि विल और शैल को हम अदर एक्सिलरी वर्ब्स के साथ भी यूज कर सकते हैं डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग देने के लिए। जरूरी नहीं है कि हम विल और शैल ही इस्तेमाल करें। there are certain situations जिनमें अदर हेल्पिंग वर्ब भी आके आपके कन्वे करते हैं फ्यूचर का मीनिंग या फ्यूचर टेंस को। आई एम गोइंग टू ट्रेवल, गोइंग लगा दिया और टू लगा दिया तो हमारा एक फ्यूचर टेंस बन गया। ही वाज अबाउट टू लीव, अब विल और शैल को किसने रिप्लेस कर दिया? अबाउट टू ने और गोइंग टू ने, ठीक है। अब फ्यूचर टेंस बेटा कौन से हैं जी? सिंपल फ्यूचर टेंस है, एक्सप्रेस सिंपल स्टेटमेंट बताएगा या प्रिडिक्शन बताएगा अबाउट अ फ्यूचर एक्शन और एन इवेंट। शी विल विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट वीक। क्या हम इसमें करते हैं? विल और शेल लगाते हैं बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। बेस फॉर्म कौन सी है? फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। हाँ जी, प्लानिंग के लिए भी यूज हो सकता है गोइंग टू ट्रैवल, लेकिन प्लानिंग के लिए विल का यूज ही करें तो बेहतर है, ठीक है। देखो कंडीशंस जो है ना वो मैं आपको इसलिए नहीं पढ़ा रही क्योंकि एक तो वो आपके काम की नहीं है,
यूजुअली आप पढ़ के आ जाते हैं, डिफरेंट लफ्ज सुन के आ जाते हैं, तो आप क्वेश्चन करते हैं। कंडीशंस बेटा जो होती है ना, वो ग्रामर के स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा बेहतर होती हैं, या कोई बंदा सीएसएस कर रहा है तो उसके लिए ज्यादा बेहतर है। अगर हम कंडीशंस पढ़ने पे आ जाए ना कि इस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज ऐसे होगी, तो उसके ऊपर हमारा पूरा लेक्चर गुजर जाएगा, लेकिन वो चीज कवर अप नहीं होगी। सो वी आर स्टडिंग दोज थिंग्स जो कि हमारे बोलने में हमारी हेल्पफुल हो और हमारी इंग्लिश को बेटर बना दें, ठीक है। Then we have to talk about future continuous tense. The future continuous tense is used to express an ongoing action that will be happen at the specific time in future. They will be studying for their exams tomorrow evening. तो कहता है कि जो फ्यूचर में काम किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे होना हो, उसे हम कौन सा उसके लिए कौन सा टेंस इस्तेमाल करते हैं। एक ऑनगोइंग एक्शन जो कि फ्यूचर में स्पेसिफिक टाइम पे होना हो, उसे हम कहते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, उसे डिस्क्राइब करता है। अब हम विल और शैल के साथ बी लगा देते हैं और बेस फॉर्म के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ आईएनजी लगा देते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, used to express an action that will be completed before a specific point or action in the future. It would form by using auxiliary verb will or shall with the verb have and past participle form of the main verbs. Past participle थर्ड फॉर्म लगा दी हमने, और क्या will और shall के साथ क्या लगा दिया, have लगा दिया, जो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस कौन सा होगा, जो कि बताया कि फ्यूचर में इस पॉइंट से पहले ये काम खत्म हो जाएगा। बाय द टाइम दे अराइव आई विल हैव फिनिश्ड कुकिंग डिनर। कल वो जिस वक्त तक पहुंचेंगे तब तक मैं अपना खाना बना चुकी होंगी। She shall have completed her PhD by the end of this year. इस साल के आखिर तक वो अपनी PhD पूरी कर लेगी। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कौन सा है, जो कि एक ऑनगोइंग एक्शन को बता रहा है, जो कि एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक फ्यूचर में भी होता रहेगा। उसके साथ क्या लगेगा, विल और शैल लगेगा, और वर्ब के साथ क्या लग जाएगी, हैव बीन लग जाएगा, और प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे हम। दे विल हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर 6 months बाय द टाइम इट इज कंप्लीटेड। वो अगले 6 महीने तक इस ये प्रोजेक्ट अगले 6 महीने में वो खत्म कर लेंगे। आई शैल हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फ्रॉम द 10 years नेक्स्ट मंथ। मुझे इस शहर में रहते हुए अगले महीने 10 साल हो जाएंगे। ठीक है जी, ये इन सब में डिफरेंसेस थे। अब हम हेल्पिंग वर्ब्स को पढ़ लेते हैं या एक्सिलरीज को पढ़ लेते हैं कि वो क्या है। अच्छा, वो कहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। अब वो क्या करते हैं, मेन वर्ब की हेल्प करते हैं, क्या बताने में, टेंस बताने में, मोड बताने में, वॉइस बताने में, एंड दे आर मेनी अदर थिंग्स, के हमें डिफरेंट सिचुएशंस बताने में वो हमारी हेल्प करते हैं। बेटा सिंस इस्तेमाल होता है किस, शी इज स्टडिंग, सिंस यू आर हियर आई विल हेल्प यू। अब तुम यहाँ आ गए हो तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। एंड व्हाट्स अबाउट द फॉर, दिस गिफ्ट इज फॉर, बिलोंगिंग के लिए इस्तेमाल होता है फॉर, ठीक है। डिटेल में अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम इस लेक्चर में कवर अप कर लेते हैं। पहले मुझे काइंडली इन्हें आपको कवर अप कराने दें। आई गेस आपके इस लेक्चर में है ये भी। बी है जो कहते हैं वेरियस टेंसेस और फॉर्म में इस्तेमाल होता है। ये क्या बताता है, कॉन्टिन्यूस और प्रोग्रेसिव एक्शन बताता है। पैसिव वॉइस में यूज होता है और फ्यूचर टेंस में यूज होता है। कॉन्टिन्यूस में शी इज स्टडिंग फॉर हर एग्जाम्स। पैसिव में द बुक वाज रिटन बाय द ऑथर। फ्यूचर में आई विल बी देयर टुमारो। हैव फिर इस्तेमाल होता है, वो क्या हैव कब होता है, जो कब इस्तेमाल होता है, जब एक्शंस या स्टेट्स जो कि पूरी हो चुकी हो। आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क।
they had already left when I arrived. Have और had different situations में use होंगे. जब singular होगा तो have और जब ज्यादा होगा तो had. Do क्या बताता है हमें? क्वेश्चंस बताता है, नेगेटिव बताता है, या किसी चीज पे एम्फसाइज करना हो. एम्फसाइज से करना होता है जोर देना. डू योर वर्क, डू योर ओन बिजनेस. अब वो कहता है डू यू लाइक कॉफी. क्वेश्चन वर्ब्स में जब हम सॉरी क्वेश्चन टेंस में चले गए, क्वेश्चन टाइप ऑफ सेंटेंस में चले गए. डू यू लाइक कॉफी. आई डोंट वांट एनी डेजर्ट. एम्फसिस. शी डज लव टू डांस. विल और शेल का उसने कहा जी फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल होते हैं, वो हम पहले देख चुके हैं कि वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं. ठीक है. देन कैन और कुड, मे, माइट, ये वाले जो सारे हैं ये एबिलिटी बताते हैं, पॉसिबिलिटी बताते हैं और किसी चीज की परमिशन बताते हैं. एबिलिटी किस तरह की कोई बंदा ये काम कर सकता है. शी कैन स्विम वेरी वेल. may it may rain tomorrow. may I come in, परमिशन में आ गया. और या आपने could देखा, could I borrow your pen, क्या मैं तुम्हारा पेन ले लूं. could you please shut up, क्या आप अपनी जुबान बंद कर सकते हैं. must, should, ought to. अब ये कब इस्तेमाल होते हैं? जब हमने कोई ऑब्लिगेशन बताना हो, नेसेसिटी बतानी हो या एडवाइस बतानी हो. ऑब्लिगेशन, यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क, आपको अपना काम मस्ट कंप्लीट करना है, ये तुम्हारा ऑब्लिगेशन है, ये चीज तुम पे फर्ज है. नेसेसिटी, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ. नेसेसिटी क्या है कि आपके लिए वो चीज मस्ट है. आपको अगर हम अपनी नेसेसिटीज पूरी नहीं कर सकते, इट मींस दैट वी आर नॉट डूइंग वेल. You ought to study for exams. तुम्हें पेपर्स के लिए पढ़ना चाहिए. अब देख लेते हैं कि हम पॉजिटिव नोट पे स्पोकन इंग्लिश में किस तरह से कोई कन्वर्सेशन को खत्म कर सकते हैं. It was great talking to you. I really enjoyed our conversation. Thank you for such an insightful discussion. I appreciate your time and input. It was a pleasure speaking with you. ये हम बेस पढ़ रहे हैं कि हम इस तरह लेक्चर को एंड किसी बात को इस तरह एंड कर सकते हैं. I am grateful for the opportunity to exchange ideas with you. मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने आपके साथ अपने आइडियाज डिस्कस किए. I found our conversation to be quite enriching. मुझे आपकी कन्वर्सेशन से बहुत फायदा हुआ है. enriching किसी चीज से फायदा होना. I am glad we had a chance to connect. आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था, ये आपकी ना स्पोकन की प्रैक्टिस में भी मिस्टेक थी. चांस पढ़ते हो, चांस नहीं होता, चांस उर्दू में होता है, इंग्लिश में कहते हैं चांस. Your perspective has given me a lot to think about. आपकी ने जो भी मुझसे बात की उससे मुझे बहुत सी चीजें सोचने का या नई सोच के दरवाह हो गए हैं, नए एस्पेक्ट्स मिल गई हैं सोचने के लिए. I am leaving this conversation feeling inspired. मैं ये कन्वर्सेशन आपके साथ एंड कर रहा हूँ लेकिन मैं मुझे बहुत इंस्पिरेशन फील हो रही है. Okay. I look forward to continuing our discussion in the future. Thank you for sharing your expertise with me. Your insights have been truly valuable. आपने किसी चीज के बारे में जो ख्याल दिया है, insights कहते हैं ख्याल को या किसी चीज की डेप्थ नॉलेज होने को, जो बंदा आपको बताए या डिफरेंट एस्पेक्ट्स बताए. I am grateful for the knowledge you have shared. I am glad we could find common ground on this topic. मुझे खुशी है कि हम एक common ground पे, एक common चीज पे हमारा इत्फाक हो गया. It has been a pleasure engaging in this conversation with you. Your input has provided me with new perspective. I am leaving this conversation feeling more informed. Thank you for your thoughtful contribution to our discussion. ये सारी फॉर्मल हैं और ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होती हैं. जब आप किसी से मीटिंग कर रहे हो, आप साथ कुछ पढ़ रहे हो या डिस्कस कर रहे हो, लेकिन इन फॉर्मल सेटिंग. आई अप्रिशिएट योर ओपननेस एंड विलिंगनेस टू शेयर. ये किस तरह होगा? फॉर एग्जांपल आपसे कोई बंदा अपनी पर्सनल बात शेयर कर रहा है या अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, तब आप ये यूज करोगे. आई एम थैंकफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम यू. योर आइडियाज हैव गिवन मी a fresh perspective.
I'm leaving this conversation feeling encouraged and motivated. मतलब अगर किसी ने आपसे बात की और उसके बाद आपको बहुत अच्छा फील हुआ तो आप ये फ्रेज यूज करते हैं. It's been a pleasure to exchange ideas with you. I'm grateful for your thoughtful insights. For example, अगर आप किसी जगह स्टक होते हैं और आपके टीचर्स आपको बताते हैं, थैंक यू मैम, वी विल ऑब्वियसली एंड इन 5 minutes. थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडर. अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूं, रिसेंटली आई वाज वेरी स्टक. There were so many things I was unable to handle, and I was leaving jobs and I was leaving businesses. But recently, thankful to Sir Hashmi, जो आपको content पढ़ाते हैं, सर ने कुछ बातें मुझे समझाई जिनसे मुझे ये पता चला कि हाउ आई कैन परस्यू समथिंग इन माई फ्यूचर. ठीक है, तो अब मैं उन्हें ये कह सकती थी कि आई एम लिविंग दिस कन्वर्सेशन फीलिंग इनकरेज्ड एंड मोटिवेटेड. ओके, thank you for your time and thoughtful conversation. I'm leaving this conversation feeling uplifted and inspired. Uplifted होना किसी को encourage करना. I valued the perspective you have brought in to this discussion. It's been an enlightening conversation with you. I'm glad we had a chance to connect on this topic. मुझे बहुत खुशी है कि हमने इस टॉपिक पे बात की. फिर ये एक नोट के ये कन्वर्सेशन जो हमारी होती है, ये हम पॉजिटिव नोट पे एंड करते हैं ताकि अगले बंदे को प्लेयर फील हो या उसे अच्छा लगे. अच्छा जी, हम अपना डायलॉग देख लेते हैं. Hi there, how are you today? I'm doing great, thank you. How about you? I'm doing well, thank you for asking. By the way, I heard you are learning a new language. Is that true? कि तुम एक नई ज़बान सीख रहे हो, क्या ये सच है? Yes, it is. I've been studying French for a few months. For a few months, for use होता है बताने के लिए किसी स्पैन को, किसी बिलोंगिंग को. For a few months now, कुछ months से मैं फ्रेंच पढ़ रहा हूँ. That's wonderful. How do you find the pronunciation in French? Is it challenging? वो कहता है कि pronunciation French की जो है वो challenging है, मुश्किल है. Yes, it can be quite challenging. The nasal sounds, जो नाक से sounds निकलते हैं, and the pronunciation of certain vowels नहीं, vowels are quite different from English. वो कहता है कि इसकी pronunciation और vowels जो हैं वो different है English से. I understand pronunciation is often one of the trickiest part of learning a new language. वो कहते हैं जब हम new language सीखते हैं तो pronunciation एक बहुत मुश्किल part होता है. Have you been practicing with native speakers or language exchange partners? वो कहता है कि आप नेटिव स्पीकर से बात कर रहे हो या लैंग्वेज एक्सचेंज पार्टनर से बात कर रहे हो. लैंग्वेज एक्सचेंज पार्टनर जिनके साथ हम इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं. पेड पे भी आपको लोग मिल जाते हैं. Yes, I have been trying to practice with native speakers whenever I can. It helps me get used to the correct pronunciation and the rhythm of language. Rhythm क्या होता है? एक वे कि किस तरह उस लैंग्वेज को बोलना है. Rhythms and rhymes, literature वालों को पता होगा. ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते as we don't have time. That's a great approach. It's important to immerse yourself in the language and learn from those who speak it naturally. वो कहता है कि बहुत अच्छा लगता है कि जब हम किसी दूसरे बंदे के साथ जिसकी वो लैंग्वेज है उसके साथ कन्वर्सेशन करते हैं और वो उसकी मदर लैंग्वेज है और वो नेचुरली उस लैंग्वेज को बोलता है. Keep up the good work and I'm sure your pronunciation will continue to improve. Thank you for your encouragement. I'm determined to master the pronunciation and speak French fluently one day. I have no doubt you'll achieve your goal. Remember, practice makes perfect. If you ever need any help or practice partners, feel free to reach me out. That's very kind of you. I appreciate your support. I'll definitely take you up for that offer. Fantastic. I'll be here to help you along your language learning journey. Best of luck with your pronunciation practice and don't hesitate to ask if you have any questions. Thank you once again. I really appreciate your assistance. I'll definitely reach out if need any guidance. Have a wonderful day. ये बच्चों आपको मैं अब ग्रुप में भेजूंगी, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और आफ्टर दैट यू विल सबमिट a video assignment. ठीक है, so that's
ऑल फॉर टुडे। आज का लेक्चर हमारा कॉन्सेप्चुअल था, हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, अब आपने उन कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। ऑलराइट मैम, हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया, थैंक यू सो मच। असाइनमेंट्स का मैं आपको ग्रुप में बता देती हूँ।